हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल द पॉसिबल एक्टिविटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर पर जो भी जितने भी पॉसिबल एक्टिविटी क्वेश्चन बन रहे वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है पहले पेज पे। एक डायग्राम दी होगी आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा होगा और 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे। सो क्वेश्चंस आर, विच लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द फॉलिंग एप्पल डाउन टू द अर्थ। बच्चों कौन सा लॉ होगा? आंसर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विल बी एप्लीकेबल। सेकेंड क्वेश्चन क्या हो सकता है? द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन इज डिस्कवर्ड बाय। इसका आंसर कोई भी बता सकता है। द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन इज डिस्कवर्ड बाय द न्यूटन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द एप्पल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों फॉल होता है? बिकॉज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टेड ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एग्जर्ट करती है कहाँ पर बच्चों? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इसको आपको लिखना है। इसी डायग्राम पर और 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेंस डज द मून फॉल बैक ऑन अर्थ एंड वाई डज इट नॉट एक्चुअली फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, एक्सप्लेन। ये जो ऊपर मून है, ये मून अर्थ पे क्यों नहीं फॉल होता, और फॉल होगा तो कब और किस पॉइंट पे फॉल होगा, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? एट ईच पॉइंट मून टेंड टू फॉल ऑन द अर्थ। कोई भी पॉइंट पे फॉल हो सकता है, पर वो फॉल क्यों नहीं होता? इट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। 2 फोर्स की वजह से वो फॉल नहीं होता। एक तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है और दूसरा फोर्स कौन सा है बच्चों? सेंट्रिपिटल फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द मून अराउंड द ऑर्बिट। जब भी मून ऑर्बिट के अराउंड घूमता है तो उसी के कारण सेंट्रिपिटल फोर्स जनरेट होता है, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मून को अर्थ पे फॉल होने से बचाने के लिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इसका ये 3 मार्क को आ सकता है, ये 2 क्वेश्चंस। सो गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस देने, मतलब क्या फायदा हुआ इस लॉ का, क्यों पढ़े हम इस लॉ को? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, हमें पता चल रहा है द मोशन दैट बाइंड्स द अर्थ। क्यों अर्थ को सन के अराउंड बाइंड किया है? द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मून क्यों अर्थ के अराउंड घूम रहा है? द मोशन ऑफ द प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स को क्यों एक दूसरे के अराउंड घूम रहा है? ये सब के आंसर्स हमें मिलेंगे। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द आंसर्स। नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट पेज पे ये एक्टिविटी बन सकती है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है। आपने गौर से देखा होगा तो एक स्टोन को थ्रेड टाई किया है और लड़का घुमा रहा है, मतलब आपको याद आया होगा ये सेंट्रिपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन का है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? इन विच मोशन द स्टोन इज रिवॉल्विंग। कौन से मोशन में स्टोन घूम रहा है बच्चों? क्या होगा आंसर? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना है, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। एंड विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टू कीप इन द मोशन। कौन सा फोर्स बच्चों एक्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, क्यों ऑब्जेक्ट अपने मोशन पे कंटिन्यू है? तो आंसर है उसका सेंट्रिपिटल फोर्स। किसी किसी क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज मीन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स या डिफाइन दैट फोर्स। ये भी किया तो आपको लिखनी है डेफिनेशन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट पे जाए तो क्वेश्चन बन सकते इलिप्स। हमें इंट्रोडक्शन में इलिप दिया है, डू यू नो? सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक डायग्राम दे सकते हैं हमें, ये बुक वाली डायग्राम, और पूछ सकते फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एन इलिप्स। क्या होता है बच्चों इलिप्स? हमें बुक में दिया है इलिप्स इज ऑब्टेन व्हेन कोन इज कट इन इंक्लाइन प्लेन। कब इलिप्स हमें ऑब्टेन होता है? जब भी हम कोन को इंक्लाइन प्लेन में कट करते हैं तो हमें इलिप्स ऑब्टेन होता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द पॉइंट्स F1 एंड F2 कॉल्ड। बच्चों ये पॉइंट 2 पॉइंट है, F1 और ये F2 पॉइंट, ये F1 और F2 क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं F1 एंड F2 आर फोकाई और द फोकल पॉइंट। हम फोकाई बोलते हैं या फोकल पॉइंट्स भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बनता है गिव 1 प्रॉपर्टी ऑफ एन इलिप्स। हमें पूछा गया है 1 प्रॉपर्टी देने हैं इलिप्स की।
इलिप्स की हमें प्रॉपर्टी पता है, द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द टू फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। मतलब ये दो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेंगे, ये दो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेंगे, ये दो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। हम लिख सकते हैं AF1 प्लस AF2, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा BF1 और BF2, BF1 प्लस BF2, और वही इक्वल होगा CF1 और CF2, CF1 plus CF2. So these type of question can be found on the ellipse or this diagram. इस वाले टाइप पे डायग्राम पे ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हो सकती है बच्चों, इन द फॉलोइंग फिगर एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन हैज शोन, द सन्स पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय S, सन की पोजीशन यहाँ पे S से इंडिकेट की है, एंड AB एंड CD आर द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम, और ये AB और ये CD डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में कवर किए हैं, और AS एंड CS आर द लाइन स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों आपको देखने से ही पता चल रहा होगा इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हेंस एरियाज ASB एंड CSD आर इक्वल। मतलब ये क्या कौन सा लॉ है? K प्लस का सेकेंड लॉ है। ये हमें डिस्क्रिप्शन में दिया है और हमें इस पे बेस 3 क्वेश्चन पूछे। विच लॉ डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम अबोव डिस्क्रिप्शन? ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन से हमें कौन सा लॉ समझ में आता है? हमें समझ में आता है K प्लस सेकेंड लॉ। और क्या होता है K प्लस सेकेंड लॉ? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमें पता है ये लॉ, हमने पढ़ा है। तो उसके लिखना है K प्लस सेकेंड लॉ, खाली K प्लस सेकेंड लॉ मत लिखो, उसको डिस्क्राइब भी करो। राइट द लॉ रिगार्डिंग एरिया स्वेप्ट, यानी दूसरा लॉ हमें लिखना है जो अभी बोला मैंने, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा है, राइट द लॉ T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब इन योर वर्ड्स। यानी हमें कौन सा लॉ पूछा है? K प्लस थर्ड लॉ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एक्टिविटी में, ये वाले क्वेश्चन और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस पे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम देख लो, कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देख लो बोर्ड का, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमें लिखना है K प्लस थर्ड लॉ। हमें पता है K प्लस का थर्ड लॉ, द स्क्वायर पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो ये तीनों लॉ और ये एक्टिविटी इस टाइप आप सॉल्व कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, ये भी एक्टिविटी K प्लस पे ही डिपेंड है। अलग अलग एक ही क्वेश्चन को किस अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं, उसी का एग्जाम्पल है। द एरिया ESF इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इक्वल टू द एरिया ASB। व्हाट डू यू इंफर अबाउट EF? अब देखो हमें बताया गया है कि जो एरिया ESF है, ESF ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ASB, ये दोनों इक्वल है। तो केपलर के सेकेंड लॉ से ये एरिया भी क्या होगा बच्चों? इक्वल ही होगा, क्योंकि हमें पता है केपलर सेकेंड लॉ, केपलर का सेकेंड लॉ जो प्लैनेटरी मोशन में द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको लिखना है और सेकेंड एरिया को भी मेंशन करना है। ये एक्टिविटी आ सकती है हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए बच्चों। नेक्स्ट एक्टिविटी वंस अगेन, ये भी एक्टिविटी किस पे डिपेंड है बच्चों? केपलर्स लॉ पे डिपेंड है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एक्टिविटी में यहाँ पे नाम बदले गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, नाम अलग दिए और कुछ डिस्क्रिप्शन अलग दिया है। बहुत से बच्चे इसको देख के बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बोलते हैं सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वी कैन नॉट सॉल्व इट। पर बच्चों ये सबसे आसान वाले क्वेश्चन है, खाली डिस्क्रिप्शन बड़ा दिया होता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। एक्टिविटी क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं और कम से कम लिखने में हमें मार्क्स आ जाते हैं। हमें आंसर लिखना होता है 1 या 2 लाइन में, और एक वर्ड्स में आंसर लिखने के बाद ये क्वेश्चन 3 मार्क्स को आ सकते हैं, 2 मार्क्स को आ सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, या 5 मार्क्स को भी आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसमें दिया है द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट इट वन ऑफ द फोसाई एंड द सन्स पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय द O से सन की पोजीशन इंडिकेट की है। x1
y1 एंड x2 y2, ये देखो x1 और y1 x2 y2 आर द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम. इक्वल टाइम में दिए है xo एंड x2 आर द लाइन स्वीप. xo और x2 और लाइन स्वीप हो रहे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दस वो दो एरिया कर रहे हैं और इसी के बेस, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसी के बेस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने. विच लॉ डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो. देखने से ही पता चल रहा है, डायग्राम से ही पता चल रहा है, कोई भी बता सकता है. क्या है? केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और गिवन इन द डायग्राम. कौन से लॉ दिए गए बच्चों? केपलर्स के लॉ दिए गए, इसमें कुछ नहीं है. इफ शेडेड एरिया ऑफ x3OY is n times the area of x1OY, then what will be the relation between the time taken by the planet to move x1y1 say t1 and time taken by the planet x3 to y3 say time t2. हमें दिया गया है एरिया x3OY इक्वल n टाइम्स द एरिया x1OY1. यहाँ पे x3 एंड y3 पे जाने के लिए टाइम ले रहे सेम और दूसरे पे जाने के लिए n टाइम्स ले रहे x1 to y जाने के लिए. तो हम लिख सकते हैं t2 इक्वल्स टू n टाइम ऑफ t1 अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ से हम लिख सकते हैं इसका आंसर t2 इक्वल्स टू n टाइम ऑफ t1. State the law explaining the description which is used to formulate the inverse square law of gravity. हमें पता है inverse square law of the gravity किस पे डिपेंड है बच्चों? It is depend on the Kepler's third law. और Kepler's third law तो हमें स्टेटमेंट में ही पता है. The square of the period of the revolution around the sun is directly proportional to the cube mean distance of the planet from the sun. So that's it. ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. वंस अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ अलग डिस्क्रिप्शन है. द फिगर शोन द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन एस एंड द इलिप्स इज एन कर्व ऑब्टेन व्हेन द कोन इज कट बाय द इंक्लाइंड प्लेन. It has a two focal point and the sum of the distances of the two focal point from every point on the curve is constant. F1 and F2 are the two focal points of the ellipse and the shaded of CFD is twice the shaded of area AF1B. T1 is a time taken by the planet to move from the C1 to D and ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उसी के बेस क्वेश्चन दिए गए. Which law do we understand from the above diagram? Once again हर कोई को पता है कौन से केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमें पता चल रहा है. उसके बाद स्टेट द लॉ रिगार्डिंग द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द टू प्लैनेट्स एंड द सन. कौन सा लॉ बताना है हमें बच्चों? लाइन जॉइनिंग द टू प्लैनेट्स एंड द सन एंड इक्वल एरिया स्वीप करने वाला, यानी सेकेंड लॉ बताना है. State the law regarding the period of the revolution of the planet. कौन सा लॉ है पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट? थर्ड लॉ है. द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मीन डिस्टेंस, वो वाला थर्ड वाला लॉ. एंड आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट P, Q, R एंड B, at which point will the velocity of the planet is maximum. कौन से पॉइंट पे प्लैनेट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? बच्चों हमेशा याद रखो, जो नज़दीक वाला पॉइंट होता है उस पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है. तो यहाँ पे डायग्राम में क्लियर कट दिख रहा है पॉइंट P सबसे क्लोज है टू द सन. सो हम लिख सकते हैं एट द पॉइंट P द वेलोसिटी इज मैक्सिमम. समझ में आ रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है? व्हेन द डिस्टेंस इज मिनिमम फ्रॉम द सन. डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट सबसे कम जहाँ पे होता है तो उस टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है. और लास्टली होता है एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा T1 और T2, पिछले क्वेश्चन में n टाइम था तो हमने लिखा था T1 इक्वल्स टू n टाइम T2. यहाँ पे 2 टाइम दिया गया है, अगर आपने क्वेश्चन से ध्यान से देखा होगा तो n की जगह 2 है. सो T1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स T2. इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये क्वेश्चन बेस है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और यहाँ पे एवरी ऑब्जेक्ट और बाकी को आपको कंटिन्यू करने के लिए बोला है. फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाला एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. आपको लिखना है स्टेटमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. आपने अच्छे से रटा होगा.
उस लॉ के स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखना है, ऊपर यहाँ से कंटिन्यू करना है। सेकेंड लाइन में पूछा है मैथमेटिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज कैन बी रिटन एज। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होता है, तो हमें पता है बच्चों F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस यानी m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस d भी ले सकते हो बच्चों और r भी ले सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ये आप पे डिपेंड है d लेना है या r लेना है। सो लास्ट में आपको लिखना है F इक्वल्स टू क्या है बच्चों, फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। उसके बाद पूछा है हियर G इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। G कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और G को ही क्या कहते हैं बच्चों हम, इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसी बार इसको ही कंटिन्यू करके इसका यूनिट या इसकी वैल्यू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये भी एक्टिविटी आपको आ सकती है 3 मार्क्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बच्चों, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड है 80 to 90% ऑफ द चैप्टर्स क्वेश्चन कम फ्रॉम दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ऐसी कुछ एक्टिविटी है और इसी एक्टिविटी पे से 60 to 70% क्वेश्चन आते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट है उसी की तरह एक्टिविटी। इन द गिवन फॉर्मूला द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G इज कॉल्ड। जो दिया है फॉर्मूला है न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, उसको G को क्या कहते हैं बच्चों, अभी हमने देखा G को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और उसके बाद पूछा है F इक्वल्स टू G m1 m2 वेर द G, अब यहाँ पे इस केस पे G की वैल्यू पूछी है और हमेशा हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द G। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द G? G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। हमेशा याद रखो, इसका यूनिट भी आ सकता है किसी एक्टिविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुए। राइट द प्रॉपर आंसर इन गिवन बिलो। ये दो क्वेश्चन दिए होते हैं और क्वेश्चन आपने हमेशा क्वेश्चन पेपर में देखा होगा और इसके बहुत सारी वैरायटी आती है बच्चों। कभी डिस्टेंस 2D दिया होगा, कभी 3D दिया होगा, कभी फोर्स x दिया होता है। सब टाइप ऑफ वैरायटी हम कवर करेंगे। अगर कोई छूट भी गया तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो इस टाइप वाले क्वेश्चन। सो यहाँ पे 2 डायग्राम दिए। फर्स्ट डायग्राम में हमें दिया है इनके बीच का फोर्स F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इनके बीच का फोर्स F इक्वल्स टू क्या है बच्चों, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। और यहाँ पे d का डिस्टेंस बढ़ा के क्या कर दिया है बच्चों, 2D कर दिया है। सो F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन 2D का स्क्वायर। और बच्चों पता है आपको F G m1 m2 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 4D स्क्वायर। अब ये पूरा G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर क्या है बच्चों, F। तो मैं पूरे इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ, F, ये आएगा F अपॉन 4। सो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, व्हाट इज वैल्यू ऑफ F? इस F इज F अपॉन 4। या आप लिख सकते हो, हमेशा लिखना है पूरी वैल्यू G m1 m2 अपॉन 4D स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, 2 मार्क्स के लिए आएगा, 1 मार्क्स के लिए आएगा, पर आएगा जरूर ये टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में वैरायटी है। अब वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे F की जगह हमने पिछले वाले में फॉर्मूला दिया था G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इस बार हमें F की जगह क्या दिया है बच्चों, F इक्वल्स टू x। सो हमें पता है F इक्वल्स टू क्या है बच्चों, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। और यहाँ पे 2 दिया है, मतलब ये पूरा टर्म हम G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर हम क्या मानेंगे, इसको x। और यहाँ पे F इक्वल्स टू क्या है, G m1 m2 अपॉन 2D स्क्वायर, 2D यानी G m1 m2 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4D स्क्वायर। और ये पता है हमें G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर कितना है, इसकी वैल्यू x। सो ये आएगा x अपॉन 4। सो यहाँ पे बॉक्स में आप क्या लिखोगे, F की वैल्यू x अपॉन 4। समझ में आ रहा है? इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आने दो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है। अगले लेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे 2D की जगह हमने लिया है 3D। सो राइट द प्रॉपर आंसर इन द क्वेश्चन।
सॉरी, राइट द प्रॉपर आंसर इन द स्क्वायर। यहाँ पे दिया है जी एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम 3d स्क्वायर, और आएगा जी m1 m2 3 की स्क्वायर ले आएंगे 9d स्क्वायर। सो f इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन 9d स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बॉक्स में ये वैल्यू लिखनी है। मैं गारंटीड करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा। इसके वैल्यूज कुछ अलग हो सकते हैं पर क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, और आपको अभी ट्रिक समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन आया तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं इसी टाइप वाले क्वेश्चन को। विच लॉ, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये डायग्राम दी होगी और पूछा होगा विच लॉ डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम बिलो डायग्राम, स्टेट द लॉ। कौन सा लॉ हमें अंडरस्टैंड होता है ये नीचे दिए वाले डायग्राम से? कौन सा बच्चों? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसका स्टेटमेंट क्या है हमें पता है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो उसको अच्छे से तरह लर्न करके रखो। उसके बाद स्टेट द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द लॉ। एफ पहला स्टेटमेंट है m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करके एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हो मैथमेटिकली। इन द केस टू बॉडीज आर डू नॉट स्पेरिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी केस में दो बॉडी स्पेरिकल शेप में नहीं होंगे देन विच डायरेक्शन द फोर्स इज डायरेक्टेड, फोर्स कौन से डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा बताओ बच्चों। अगर कोई बॉडी स्पेरिकल नहीं तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द मास। इस केस में फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास। मास की जगह हम कौन सा कंसेप्ट लेते हैं? सेंटर ऑफ मास। हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ एफ? हाउ विल द वैल्यू ऑफ एफ चेंजेस फ्रॉम मास m2 इज इंक्रीज टू द 4m2। अगर मास m2 को 4m2 कर दिया, मतलब देखो पहले था f जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर ले लो या आर स्क्वायर, यहाँ पे डायग्राम में आर दिया है तो मैं आर ले रहा हूं। अब इस मास को मैं क्या कर रहा हूं, m2 को 4m2 से रिप्लेस कर रहा हूं। सो जी m1 4m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये 4 इधर निकाल लेता हूं, 4 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर यानी 4f। मतलब इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ द फोर्स बिकम 4 टाइम द इनिशियल फोर्स। फोर्स के पहले वाले से इनिशियल फोर्स की वैल्यू कितनी टाइम्स बढ़ेगी बच्चों? 4 टाइम्स बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? ये 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। और पांचवा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? पांचवा क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चों? हाउ विल द वैल्यू ऑफ द एफ चेंजेस इफ द डिस्टेंस आर इज डबल। अगर डिस्टेंस आर की वैल्यू डबल हुई तो वैल्यू ऑफ एफ क्या होगी? अब ध्यान दो, वही एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बट अगर ये आर की वैल्यू मैंने डबल कर दी यानी क्या आएगा नेक्स्ट में, न्यू केस में सिनेरियो में जी m1 m2 और ये आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2r स्क्वायर, यानी जी m1 m2 यहाँ पे आएगी 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, और ये तो हो गया इनिशियल फोर्स, मतलब 1/4 द इनिशियल वैल्यू होगी फोर्स की, यानी द फोर्स बिकम 1/4 ऑफ द इनिशियल फोर्स। इस केस में फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों? 1/4 इनिशियल वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी की तरह है, अगेन ये भी क्वेश्चन बेस है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। What happens to the gravitational force between the two objects? क्या हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में if the mass of one object is double? अब यहां पे आपको फॉर्मूले पे अच्छे पे कमांड चाहिए। F इक्वल्स टू मास इज डबल जी m1 m2 अपॉन क्या है बच्चों? आर स्क्वायर। सो F जी m1 और दूसरे का मास में डबल कर देता हूं m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये 2 टाइम्स होगा 2gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो ओरिजिनल फोर्स है मेरा। सो फोर्स बिकम डबल।
इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स बिकम डबल। कोई एक का ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल बन गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। अभी देखा हमने डिस्टेंस डबल हुआ था, एफ इक्वल्स टू क्या GM1M2 अपॉन पिछले वाले क्वेश्चन में हमने r² लिया था। अब डिस्टेंस डबल हुआ यानी क्या हो गया जाएगा, GM1M2 अपॉन r की जगह 2r² बन जाएगा और ये GM1M2 की जगह 4r², यानी फोर्स बिकम 1/4 द ओरिजिनल फोर्स। अगर डिस्टेंस डबल हुआ तो फोर्स 1/4 होगा ओरिजिनल फोर्स के। नेक्स्ट, द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज क्वाड्रिपल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बच्चे इस क्वेश्चन पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो बच्चों को पता ही नहीं व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वाड्रिपल्ड। क्वाड्रिपल्ड यानी 4 टाइम्स, क्वाड्री यानी 4 टाइम्स अगर डिस्टेंस हुआ, यानी वो कह रहा है मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। जो M1 है उसका मास 2M1 कंसिडर करना पड़ेगा और जो M2 है उसका मास क्या कंसिडर करना पड़ेगा, 2M2। और जो डिस्टेंस है वो r की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4r। पहले वाले केस में f क्या था हमारा बच्चों, GM1M2 अपॉन r², ये वाला था। अब इस केस में f क्या बनेगा, g तो वही का वही रहेगा। M1 की जगह हम लिखेंगे 2M1, M2 की जगह हम लिखेंगे 2M2 और r की स्क्वायर की जगह हम 4r²। अब ये 2 × 2 4 बार लिख देंगे, 4GM1M2 और 4 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 16r², ये 1/4। सो ये GM1M2 अपॉन 4r² और ये तो हमारा ओरिजिनल फोर्स F है, सो ये बनेगा F/4। अगर इस सिचुएशन हुई, इफ द मास ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स आर डबल, कोई भी चीज़ के अगर मास डबल कर दिए एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स इज क्वाड्रिपल, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो फोर्स बिकम 1/4 द ओरिजिनल फोर्स। क्या बनेगा बच्चों, फोर्स 1/4 द ओरिजिनल फोर्स। कंसिडर करो और ये रिलेशन को अच्छे से ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है हमें हाई टाइड या लो टाइड पे। इस क्वेश्चन में, इस वाले एक्टिविटी क्वेश्चन में क्या दिया होता है, हमें एक पैरा दिया होता है और एक डायग्राम भी दिया होता है, और पैरा और डायग्राम के साथ हमें कुछ उस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। द टाइड्स आर राइज एंड फॉल्स ऑफ द सी लेवल कॉज बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून। आपको पैरा पढ़ लो और देख लो। और उस ऐसा क्वेश्चन के बाद, ऐसा पैरा के बाद क्वेश्चन आएंगे व्हाट इज टाइड। तो क्या टाइड्स है, हमने अभी देखे टाइड्स आर राइज एंड फॉल्स ऑफ द सी लेवल एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। पढ़ा था ना हमने पहली लाइन पे। ये टाइप के क्वेश्चन सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ऊपर देखना है और नीचे लिखना है हमें क्वेश्चन। हाउ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आर ऑकर, क्यों लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स ऑकर होते। हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आर ऑकर बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एक्सर्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ के वाटर पे या ओशियन के वाटर पे जो ग्रेविटेशनल पुल महसूस होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी का कारण हाई टाइड्स और लो टाइड्स फॉर्म होते हैं। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा है हाउ डू द लेवल ऑफ वाटर चेंज इन द सी, कैसे वाटर की लेवल चेंज होती है, क्यों चेंज होती है और कैसे चेंज होती है। इस पैरा में तो दिया है, आप देख सकते हो उस पैरा में। उसका आंसर होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून की वजह से। इस टाइप के क्वेश्चन जो एक्टिविटी बेस्ड बनते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इजी वाले भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ गए तो समझो बच्चों लॉटरी लग गई। नेक्स्ट है, ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ये देखो कंप्लीट द चार्ट फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक बना के रखा है मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उस पर हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। और ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं बच्चों, बोर्ड के लिए। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन, इस यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है और आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। बाय द वे व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट इन द ग्रेविटेशन और अर्थ ग्रेविटेशन। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, भूल गए क्या? GPE। और उसका फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? G इक्वल्स टू GM1 कैपिटल M स्मॉल m R प्लस H। यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में सिग्निफिकेंस भी लिखना है, मतलब वेर G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड H इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सब लिखना है उसमें। इसी की तरह ये आप एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, क्वेश्चन बनाया एक्टिविटी में, द कंडीशंस अंडर विच द वेट ऑफ द पर्सन कैन बिकम जीरो। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। हमें तो एक ही कंडीशन पता है, कब वैल्यू होती है जी की जीरो या वेट बिकम जीरो होता है, हमें एक ही पता है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर जी इक्वल्स टू जीरो। सेंटर ऑफ अर्थ पे जी जीरो होता है तो वेट भी बिकम्स जीरो होता है। और 3 लिखने हमें। सेकेंड क्या हो सकता है, लास्ट के पार्ट में दिया है, व्हेन द पर्सन इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी प्लैनेट पे कोई पर्सन नल पॉइंट पे हुआ तो उसका वेट भी क्या आ सकता है बच्चों? जीरो आ सकता है, क्योंकि वहां पे स्मॉल जी की वैल्यू जीरो होती है तकरीबन। नेक्स्ट तीसरा लिखना है, कब वेट जीरो हो सकता है? पर्सन स्टैंडिंग इन लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग। अगर कोई लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है और उस पर कोई पर्सन स्टैंड कर रहा है तो वो भी क्या है, उसका वेट भी जीरो हो सकता है। और अगेन पर्सन इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, उसका भी वेट क्या कंसिडर कर सकते हैं हम? जीरो, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू निग्लिजिबल होती है। तो इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 से 3 मार्क के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल वाले क्वेश्चन ये आ सकते हैं ऐसे वाले, और ये हमें पता है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द जी की वेरिएशन की वैल्यू ऑफ द जी चेंज इन द हाइट पे होता है। ऑन द सरफेस ऑफ द एवरेज हाइट कितनी होती है बच्चों? यहाँ पे 0, यहाँ पे 9.8। हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट 8.8 किलोमीटर है। आपको पता है ये वाले वैल्यू आप लर्न करके रखो, एक बार आए, पॉसिबिलिटी बहुत कम है पर आ भी सकते हैं। ये टाइप के आए तो ABCD में आपको क्या लिखने हैं, इसके वैल्यू लिखने हैं। ABCD, यहाँ पे क्या चाहिए? F। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस है, पर ये टेबुलर फॉर्म में है। इस टाइप वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर पे। कोई चीज देके 2, 3, 4 चीज देके और उसके सिंबल, वैल्यू, क्वांटिटी और यूनिट पूछेंगे। एक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बच्चों इसको क्या कहते हैं? स्मॉल जी कहते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी यानी स्केलर या वेक्टर, वो क्वांटिटी बताना है, 1, 2, 4 ऐसे नहीं बताना है। सो एक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द जी, कौन सी क्वांटिटी बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ा था ना। और इसका यूनिट भी पूछ सकते हैं, यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी बड़ा जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? बिग जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। हमेशा याद रखो बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और उसका यूनिट क्या होता है? अभी बताया मैंने, न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। या लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर kg को ऊपर लाओ अगर स्लैश नहीं लिखना है तो। समझ में आ रहा है? एक्टिविटी बेस्ड टेबल ऐसा भी बन सकता है। ये क्वेश्चन अगर आया, कंप्लीट क्वेश्चन आया तो 5 मार्क के लिए आ सकता है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल को आपको कंप्लीट करना है। फॉर एन ऑब्जेक्ट विथ मास m, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसका सरफेस है और उसकी एस्केप वेलोसिटी है d है √2gr। तो इस केस में आपको पहले टेबल कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको देना है एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। आपको कंप्लीट देना है। अगर आपको नहीं आता तो मेरे प्रीवियस वाले वीडियो देख सकते हो, या आई बटन पे ऊपर ये वीडियोस अवेलेबल है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी G कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन R। और टोटल एनर्जी क्या होती है? इन दोनों का सम होती है टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी कितनी आएगी बच्चों? 1/2 mv²। v² किया, एस्केप वेलोसिटी लिखना मत भूलो,
ये आएगा G/m/r, ये लिख दो। और एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ काइनेटिक वैल्यू 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है और टोटल एनर्जी भी 0 होती है। तो इस टाइप के एक्टिविटी के लिए लास्ट वाले सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करके रखना है, रट्टा ही मारना है उसको अच्छे से, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये भी टेबल आ सकता है 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए कोई नहीं पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू लिखनी है, आपको पता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू है, कितनी है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ का मास हमें पता है 6 × 10⁻24 kg। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ यानी कैपिटल आर कितना है, लर्न है हमें 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये भी टेबुलर क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर पे, ये एक्टिविटी क्वेश्चन बेस्ड बन सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। वंस अगेन मैंने बोला है, अगर ये क्वेश्चन आए तो हमारी लॉटरी लग गई है। पूरा टेबल दिया गया है, और ये टेबल कौन सा है बच्चों, आपको पता है, ग्रेविटेशनल वेव्स वाला जो डू यू नो वाला टेबल है ना, उसी को दिया है। लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको एक बार अच्छे से देख लो और पढ़ लो। नेम द फ्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारे, एक्सरे, अल्फा रेज, गामा रेज, पहले 1-2 सेंटेंस में दिए गए। उस पर बात, व्हाट आर द ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स में दिया है उसमें द फैब्रिक स्पेस ऑफ द टाइम कॉज बाय द एक्सेलरेटेड और मास। हु डिस्कवर द ग्रेविटेशनल वेव्स, आइंस्टाइन ने दिया, उसमें दिया है सब। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज वेव्स, आपको इन वेव्स में कैरेक्टरिस्टिक्स देने, पैराग्राफ में अच्छे से मेंशन करके दिखा है कि दीज वेव्स आर वीक एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट करने में डिफिकल्ट होती है और बहुत वीक होती है। विच डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट देम, कौन सा डिवाइस लिए यूज करते हैं बच्चों उनको डिटेक्ट करने में, आंसर है LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमेट्रिक वेव ऑब्जर्वेटरी। LIGO आपने देखा है, इसमें पढ़ा है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लीट द डायग्राम विद द एक्सप्लेनेशन। अगर एक्सप्लेनेशन के साथ में आया तो ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आ सकता है, अगर विदाउट एक्सप्लेनेशन आया तो ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। A, B और C कहाँ पे वैल्यू ऑफ G चेंज होती है वो हमें मेंशन करना है। तो हमें पता है वैल्यू ऑफ द G चेंज होती है 3 चीज़ों पे। फर्स्ट होता है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेकेंड होता है चेंज इन द हाइट, और थर्ड होता है चेंज इन द डेप्थ। ये हमने अच्छे से पढ़ा है। और इस चैप्टर में ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग, उसमें टर्म्स दिया होगा, स्टेट ऑफ द फ्री फॉल, वेटनेसनेस, डज नॉट डिपेंड, सेम फ्लोटिंग, लेस ग्रेविटेशनल, और इस टाइप वाला पैरा दिया होगा और उस पैरा में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने। तो आई होप मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिए इस चैप्टर में एक्टिविटी बेस्ड। मे बी मैं अगला वीडियो लाऊंगा, उसमें हम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।